जाएगा अपनी बात को। तो स्क्रीन आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? जवाब दीजिए, मैं आगे शुरू करूँ ना आज? ठीक है, देखिए कल हमने इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात की थी। हम लोगों ने कहा था कि जब फर्स्ट टाइम पैथोजन हमारे ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंटीजन अटैक करता है, यानी कि फर्स्ट एंटीजन एक्सपोजर जब होता है, यानी कि पहली बार जब हमारे पर पैथोजन अटैक करता है, उस वक्त जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है बड़ा ही स्लो प्रोसेस होता है। बहुत ही कैसा होता है बेटा, धीमे होता है, स्लो प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है, जो दूसरी बार एंटीजन का एक्सपोजर होता है, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, बहुत तेजी से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि आप कोई अचानक से आकर के थप्पड़ से खींच के मार के चला जाए, आप उसको रिएक्ट कैसे करोगे आपको पता ही नहीं। जब तक आप रिएक्ट करोगे तब तक पता चला पैथोजन हमारे ऊपर अटैक कर चुका है। लेकिन दूसरी दफा अगर वही बंदा आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, तो आप पहले से तैयार बैठे रहोगे, यार ये आ रहा है, इसके लिए होशियार रहो, नहीं हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो सेकेंड एक्सपोजर जब होता है एंटीजन का या पैथोजन का, उस वक्त हमारा जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक वैसे ही आप बात को समझिए कि जब फर्स्ट टाइम किसी को जो है चिकन पॉक्स का अटैक होता है, जब चिकन पॉक्स का अटैक होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बना चुकी होती है। ठीक है, तो अब जब कभी दूसरी बार अगर चिकन पॉक्स का अगर इसके ऊपर अटैक होगा, तो हमारी एंटीबॉडी इस चिकन पॉक्स वाले पैथोजन को क्या करेगी बेटा, किल कर देगी, और हमें ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। ठीक वैसे ही कहा गया कि जैसे अभी फैला हुआ है कोरोना। कोरोना क्या है, एक वायरस। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस। तो जिसको एक बार कोरोना हो जा रहा है, कह रहे हैं कि उसको सेकेंड टाइम कोरोना नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर के बाद जब कोरोना ने हमारे ऊपर फर्स्ट टाइम एक्सपोजर किया, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति एंटीबॉडी बना लिया। अब यही जो एंटीबॉडी बन रही थी, इसी को तो हम लोग कह रहे थे ना प्लाज्मा थेरेपी जो चल रही थी। ये प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में क्या था कि जितने भी हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, जितने भी सब कुछ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशली एंटीबॉडी, ठीक है, वो कहाँ पर होता है बेटा, प्लाज्मा में होता है। और इसी प्लाज्मा से हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, सीरम निकाल लेते हैं। और जो जो सीरम होता है, सीरम के अंदर हमारा प्योर फॉर्म में एंटीबॉडी होता है। तो होता क्या था कि इसी प्लाज्मा थेरेपी को हम जब दूसरे पेशेंट के ब्लड में हम क्या कर रहे थे, इंजेक्ट करते थे, तो वो उसको क्या मिलता था, एंटीबॉडी मिलती थी। जो एंटीबॉडी किसी पर्सन की या किसी पेशेंट की बॉडी में अभी नहीं बन रही होती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आप समझिए कि जब कभी हम इसको समझिए आप जब कभी हम किसी पर्सन को लेकर के जाते हैं जिसको स्नेक बाइट किया हुआ हो, किसी किसी को सांप काटा हो, तो स्नेक वेनम जो होता है, ध्यान से समझिए इस बात को, जो स्नेक वेनम होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। तो जो कसौली एक जगह है हमारे यहाँ हिमाचल की तरफ, वहां पर जो है स्नेक वेनम बनाया जाता है। स्नेक वेनम का क्या बनाया जाता है बेटा, एंटीडोट बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, एंटीडोट बनाया जाता है। जिसको मैंने बताया भी था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हॉर्स लेते हैं, घोड़ा लेते हैं। घोड़े को एक बहुत ही मिनिमम कंसंट्रेशन पर घोड़े को बहुत ही मिनिमम कंसंट्रेशन पर हम स्नेक वेनम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। स्नेक वेनम हम इसको क्या करते हैं बेटा, इंजेक्ट करते हैं। जब हम इसको स्नेक वेनम इंजेक्ट करते हैं, तो हॉर्स का जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम इस वेनम के अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। फिर हम धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद हम इसका कंसंट्रेशन क्या करते हैं बेटा, फिर से इंक्रीज करते जाते हैं। टाइम टू टाइम फिर से हम इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाते हैं। धीरे धीरे हम कंसंट्रेशन को जो है इसके अपर लिमिट तक लेकर के जाते हैं। अब आप समझिए कि अगर अपर लिमिट वाला कंसंट्रेशन का जो स्नेक वेनम है,
अगर हम अचानक से एक बार में अगर हॉर्स को दे देंगे तो हमारा हॉर्स जो है ना वो मर जाएगा, हमारा हॉर्स क्या होगा, मर जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे ही क्लास 10th पास करके जब आप क्लास 11th में आए थे, तो शुरू में जो आपके टीचर्स रहे होंगे तो आपको बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाए होंगे। अचानक से ढेर सारा अगर पढ़ा देते तो आप लोग क्या करते कि क्लास 10th में जो 11th में जब आप आए थे तो आप साइंस साइड छोड़ करके भाग जाते, कॉमर्स में भाग जाते, किसमें, आप आर्ट साइड भाग जाते। इसलिए टीचर्स ने क्या किया कि आपको नॉलेज का जो कंसंट्रेशन था वो धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए करते गए करते गए, और एक टाइम के बाद अपर लिमिट तक ले गए। तब इस अपर लिमिट पर भी आपको जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपके अंदर कोई जो है टेंशन की बात नहीं हुई। तो ठीक वैसे ही हम स्नेक वेनम से जो हम एंटीडोट बनाते हैं स्नेक का, तो धीरे धीरे ऐसे ही करते हैं, पहले थोड़ा कंसंट्रेशन, फिर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन, फिर ज्यादा कंसंट्रेशन, फिर हम अपर लिमिट तक ले गए। अब हमारा जो हॉर्स है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, इम्यूनाइज्ड हो गया है, और इसकी बॉडी में ढेर सारी एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब इस हॉर्स का क्या करते हैं हम, इस हॉर्स का ब्लड, हॉर्स को मारते नहीं, हॉर्स का ब्लड हम आइसोलेट करते हैं, और ब्लड को आइसोलेट करने के बाद इसके ब्लड से हमने क्या करना है, सीरम निकाल लेना है। और ये जो सीरम होता है, ये सीरम क्या है, स्नेक वेनम का एंटीडोट होता है। तो बात आपको यहाँ पर आप समझ में आ गई होगी, कहते हैं ना जहर ही जहर की दवा होता है, ठीक है, तो पॉइजन ही पॉइजन की क्या है, दवा है। तो हमने यहाँ पर दवा बनाई है, किससे बनाई है, पॉइजन से बनाई है। स्नेक के वेनम क्या है, स्नेक का वेनम पॉइजन है, क्योंकि ये प्रोटीनेशियस है, जब ब्लड के साथ मिक्स होता है तभी असर करता है, अदरवाइज ये असर नहीं करता। इसीलिए हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि अगर स्नेक का जो वेनम है, अगर हम क्या कर लें, हम उसको पी लें पूरा पूरा एकदम, जैसे शरबत पीते हैं वैसे अगर पी लें तो हम मरेंगे नहीं, बशर्ते कि हमारे माउथ में, हमारे इंटेस्टीन में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं छोटा मोटा भी लीजन ना हो। अगर छोटा मोटा लीजन होगा तो क्या होगा कि जो स्नेक वेनम है उस घाव से जाकर के संपर्क करेगा और ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जैसे ब्लड के साथ मिक्स हुआ वैसे ही सांप का जहर असर दिखाना शुरू किया, और हम क्या कर जाते हैं बेटा, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, जब भी कभी कोई होस्ट को, जैसे मान लीजिए ये कोई होस्ट है, ये मान लीजिए कोई होस्ट है, होस्ट के ऊपर हमारा कोई पैथोजन आकर के अटैक करता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, ये बेसिक रूल है। एंटीजन या पैथोजन आकर के हमारे ऊपर या होस्ट के ऊपर अटैक करता है, तो होस्ट इस एंटीजन के अगेंस्ट में बनाना शुरू करती है एंटीबॉडी। क्या बनाना शुरू करती है, एंटीबॉडी। और इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम बोलते हैं बच्चे एक्टिव इम्यूनिटी। बात समझ में आई? बात देखिए, हमने क्या कहा कि जब कभी एंटीजन या पैथोजन हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हमारी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया, उस एंटीबॉडी बनाने की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पर हमको बेस क्या लेना पड़ा, बेस हमें ये लेना पड़ा कि पैथोजन का हमारे ऊपर अटैक होना जरूरी है। जब तक पैथोजन हमारे बॉडी पर अटैक नहीं करेगा तब तक हमारी एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, फंक्शनल नहीं होगी, और जब फंक्शनल नहीं होगी तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अभी एक्टिव इम्यूनिटी कैसे होती है कैसे नहीं होती है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज पॉइंट यहाँ पर मेंशन क्या करना है आपको, मेंशन ये करना है कि हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, ये स्लो प्रोसेस होता है, ये धीरे धीरे होता है। अचानक से तुरंत जो है एक्सपोजर नहीं हो जाता एंटीबॉडी का, कि अभी 1 मिनट के अंदर हमने अपने ऊपर बैक्टीरिया का अटैक करवा, तुरंत 1 मिनट के अंदर जो है एंटीबॉडी बन गई। नहीं, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो रिस्पॉन्स होता है एक्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, और इस पॉइंट को लिखते हुए हमारा, ये जो हाँ बोलो। पॉइजन होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, डाइजेस्टिव कैनाल, तभी मर लाला सकते हैं। ये बताओ जो पॉइजन तुमने कहा, हमने किस पॉइजन की बात की, हमने उस पॉइजन की बात की जो प्रोटीन है। ठीक है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएजेस कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं, काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। ये सब एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाते हैं ना। तो हम तुमको सांप का जहर 1 लीटर भी पिला देंगे तब भी तुम मरोगे नहीं, तुम बच जाओ। बस क्या है कि कहीं जो है कटा फटा ना हो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे।
ठीक है। ठीक। तो मैंने क्या कहा कि एक्टिव इम्यूनिटी हमारा कैसा स्लो प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए ये क्या करता है बेटा, टाइम लेता है। फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स अगर ये देगा, फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स ये देगा, तो उसका प्रोसेस कैसा है बेटा, ये इसका प्रोसेस आपका स्लो प्रोसेस है। ठीक है। अब जैसे कि कोई इनएक्टिवेटेड और किल्ड माइक्रोब्स जो होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, हम जब इंजेक्ट करते हैं हम अपनी बॉडी में, तो ये जो इम्यूनिटी बनती है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहते हैं इसको हम, इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब हमने इंड्यूस किया है किसी चीज को। ठीक है। और जब व्हेन, इस पॉइंट को लिखिए आप, व्हेन रेडीमेड, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्टेड, ठीक है, इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द बॉडी, रेडीमेड बना बनाया हम दे रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इसको कहते हैं पेसिव इम्यूनिटी। इसको हम कहते हैं पेसिव इम्यूनिटी। ठीक, ये चीज लिख लीजिए। अब एक खास बात और देखिए, मैं लेकर के चलता हूँ, ये हो जाए तो बताना हमको। बात कही जा रही है रेडीमेड, बनी बनाई एंटीबॉडी। तो नेचुरल सिस्टम में ये रेडीमेड एंटीबॉडी हमें कहाँ से मिलती है, कुछ बताएगा? देखो आगे, आप जानते हैं लैक्टेशन पीरियड चलता है फीमेल में। लैक्टेशन पीरियड में जो फर्स्ट मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम। उस फर्स्ट मिल्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम रिच होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए में, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए 6 मंथ तक बेबी को क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है आपका ट्रांस प्लेसेंटल होता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में आता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस में आता है, ये हम जानते हैं। ठीक है। और ये जो फर्स्ट मिल्क के थ्रू, यानी कि कोलेस्ट्रम के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ आता है, बेबी के अंदर आता है। ये भी एग्जाम्पल है किसका, पेसिव इम्यूनिटी का है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है बनी बनाई एंटीबॉडी हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये पेसिव इम्यूनिटी का बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। और एक बात याद रखिएगा आप, ठीक है, ये कोलेस्ट्रम हो गया। ठीक है, कोलेस्ट्रम वाली बात, कोलेस्ट्रम जो होता है बहुत ही रिच होता है, और कोलेस्ट्रम के का जो कलर होता है वो येलोइश कलर होता है। ठीक है। तो हम आपसे पूछेंगे कि येलोइश कलर ऑफ कोलेस्ट्रम इज ड्यू टू, कोई बताएगा, इसका जवाब हमें देगा, कोलेस्ट्रम का येलोइश कलर क्यों होता है, जवाब दीजिए, बोलो 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 जल्दी से, ड्यू टू येलोइश कलर ऑफ इस कोलेस्ट्रम क्यों होता है, हरीश बताओ जल्दी से भाई। बिलीरुबिन। कौन बताएगा, जल्दी बताओ, मोहिनी, शेफाली, अंकुश, नेहा।
बिलीरुबिन की वजह से। बिलीरुबिन, अरे वाह बेटा, वाह 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 वाह, बड़े हैवी ड्राइवर निकले बेटा तुम तो। बिलीरुबिन, अबे नहीं, नहीं बच्चा नहीं, ये इसकी वजह से होता है, जो आईजीए जो होती है उसकी वजह से। ये इसकी वजह से होता है, येलो कलर ऑफ बिलीव राइबोफ्लेविन। कौन सा होता है राइबोफ्लेविन, कौन सा विटामिन? देखो ये भी नहीं बताओगे। हाँ, B1 है कि विटामिन B2 है B2 कि B3? B2 B2 है। अरे पढ़ लो यार, पढ़ लो। काहे इतने बहुत कॉन्फिडेंट होके बैठे हुए हो कि बायोलॉजी तुमको सब आती है? B2 ही तो बोला है सर। हाँ तुम सही बोले हो। अब एक चीज सुन लो, जितने बंदे जो है बच्चे हैं जो बायोलॉजी में ओवर कॉन्फिडेंट हुए बैठे हैं, देख लो, अगर वो लोगों ने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया कायदे से, तो उन बच्चों का 300 क्रॉस हो पाना बहुत 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 मुश्किल है। और जिन बच्चों का 300 क्रॉस नहीं होगा, उनका सिलेक्शन भी नहीं है, ये गारंटी। कभी नहीं होगा उनका सिलेक्शन, इनका 300 क्रॉस अगर नहीं होगा। इसलिए बायोलॉजी का टारगेट जो है आपका 340 प्लस होना चाहिए। अगर 340 प्लस आप नहीं कर पा रहे हो तो समस्या है। तो आप बताओ, जो कल वाला परसों वाला जो पेपर हुआ था, कैसा हुआ था आप सबका? दिया भी था कि नहीं सर दिया उसमें था? से क्वेश्चन बाहर थे सर। बाहर से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं था? से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन जो है सब आपको एनसीईआरटी बेस्ड। तुम तो हर बार यही कहते हो बाहर से क्वेश्चन। सर बाद में कहते सर सर बात में मैंने करके देखे थे क्वेश्चन ये थे अच्छा, मैंने थोड़े और। अच्छा भैया, अच्छा अब ये बताओ, चलो अब इस पे बात करते हैं हम लोग। हमने अभी जो स्नेक वेनम के अगेंस्ट में जो हमने अभी एंटी वेनम बनाया और एंटी वेनम दिया, तो ये किस टाइप की इम्यूनिटी हुई? ये इम्यूनिटी आपकी हुई पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं ना हम इसको प्रिपेयर किए हैं, या हमने इसको प्रिपेयर किया था? इसको हमने प्रिपेयर किया था। चलिए, अब दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, देखो इसको पहले ये तो बना लो तुम हमारे साथ। ये देखो, देख बेटा, मैकेनिज्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ द इम्यूनिटी। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये है आपका नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी दो टाइप का है, एक है आपका नेचुरल एक्वायर्ड और एक है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। दो टाइप का है। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप का है, आपका नेचुरल एक्वायर्ड है और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। नेचुरल एक्वायर्ड में, पैसिव इम्यूनिटी में क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द एंटीबॉडीज पास इन द ब्रेस्ट मिल्क और थ्रू द प्लेसेंटा। ब्रेस्ट मिल्क से किसके थ्रू आ रहा है बेटा? ब्रेस्ट मिल्क से आ रहा है किसके थ्रू? कोलेस्ट्रम के थ्रू आ रहा है, आपको मैंने बताया था। और इस कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी है? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। प्लेसेंटा थ्रू प्लेसेंटा कौन सा आ रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी आ रहा है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप देखिए क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं इम्यूनिटी गेन थ्रू द एंटीबॉडीज हार्वेस्टेड फ्रॉम द अनदर पर्सन और एन एनिमल। किसी दूसरे एनिमल से या किसी दूसरे पर्सन से जो एंटीबॉडी लेते हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी वगैरह आपने देखा था आजकल। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप देखिए इधर क्या कह रहे हैं, एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी गेन थ्रू द इलनेस एंड रिकवरी। जैसे ये देखो, ये जो बंदे को दिखाया गया है, इसकी पूरी बॉडी पर क्या है? स्मॉल पॉक्स हुए हैं। इसकी पूरी पूरी बॉडी पर क्या हुआ है? स्मॉल पॉक्स हुआ है, चेचक का दाग है इसके ऊपर। अब इसके अंदर जो इम्यूनिटी बनी, इसके अंदर जो इम्यूनिटी बनी वो क्या हो गई बेटा? ये आपकी नेचुरल एक्वायर्ड हो गई। दूसरी तरफ इम्यूनिटी थ्रू द वैक्सीन, वैक्सीनेशन के थ्रू जो हम देते हैं, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। कुछ और पॉइंट्स हम आपको लिखवाने वाले हैं, आप उसको लिखिए हमारे साथ, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना। आगे चले हम। बोलो। चलिए हेडिंग डालेंगे आप लोग, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो भाई एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, इधर एक्टिव इम्यूनिटी हो गया हमारा।
इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग एक्टिव, दूसरी तरफ लिख लेते हैं हम लोग पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी नंबर 1 पॉइंट क्या है इसमें, प्रोड्यूस्ड actively by the immune system of host। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, induced by the infection, induced by the infection or by contact with immunogen। इम्यूनोजन का मतलब क्या हुआ, इम्यून को कॉज करने वाला, मतलब जैसे इम्यून को बढ़ाने वाला, जैसे आपकी वैक्सीन। तीसरा पॉइंट, इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो इम्यून रिस्पॉन्स आपका ड्यूरेबल होता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। चौथा पॉइंट ये है कि इसमें आपका इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनती है। और नंबर 5, ठीक है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस समझते हैं क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी पैथोजन का एक्सपोजर होने से पहले, मतलब उसका अटैक हो जाए, उसका इन्फेक्शन होने से पहले हम उसका क्या कर लें बेटा, बचाव करें। यूज फॉर द प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर 1 क्या होगा, ये जैसे आपका था कि प्रोड्यूस एक्टिवली बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि रिसीव किया जाता है, हमेशा याद रखना। यहाँ पर प्रोड्यूस था वर्ड और यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिसीव होगा। पैसिव है ना, ये रिसीव किया जाएगा, रिसीव्ड पैसिवली, रिसीव्ड पैसिवली बाय द होस्ट, इसमें क्या होता है कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, कि भाई इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, आप देखो जैसे हमने क्या करना है, टेटनस का इंजेक्शन लेना है, पैसिवली हम ले रहे हैं। ठीक है, स्नेक का वेनम, एंटी वेनम हम ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम जब बनाता है खुद एंटीबॉडी, जब खुद एंटीबॉडी बनाएगा तब उसका इन्वॉल्वमेंट। अब हम बनी बनाई चीज अगर हम खाएंगे या बनी बनाई चीज हम लेंगे, पैसिवली ले रहे हैं, तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम कोई काम करेगा, नहीं करेगा। वहां पर इम्यून सिस्टम का रोल नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है बेटा, कंफर्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी। इसमें हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड बाय द इंफेक्शन। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इंड्यूस्ड बाय द इंफेक्शन। ये एक्टिव इम्यूनिटी कैसे इंड्यूस होता है, जब कोई इंफेक्शन हमारे बॉडी पर होता है या कोई वैक्सीन हम इसमें देते हैं। अब जैसे कोई वैक्सीन अगर हमने दिया तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो होती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, रेडीमेड देते हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कंफर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड
एंटीबॉडी, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर है कि यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर लिखे नहीं है, थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा कि इसका जो इम्यूनिटी होती है वो ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बट यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है एंड लेस इफेक्टिव होता है। शॉर्ट लिव्ड होता है और लेस इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ तो है, ये लिखा तो है, ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव होता है, ये शॉर्ट लिव्ड हो, लेस इफेक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि नंबर ये है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनती है, और यहाँ पर जो है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं बनती है, ठीक है। देयर इज नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, देयर इज नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ acute infection, acute infection, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी हम किसको देते हैं बेटा, जो इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट होते हैं उनको हम देते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली हैं अच्छे से। और अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपरली व्हाट इज द एक्टिव इम्यूनिटी। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक्टिव इम्यूनिटी। आपका एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहली चीज तो हम ये लोग जान गए हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कब, तो पहला पॉइंट है ये हमारा, डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन, पहली चीज, या आफ्टर वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस एक्टिव इम्यूनिटी इज परफॉर्म्ड बाय, इसके थ्रू परफॉर्म होता है, ये परफॉर्म होता है आपके लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय द लिम्फोसाइट। और आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये जो लिम्फोसाइट्स है कहाँ पर बनता है, बताओ बताओ, ये बनता है हमारे बोन मैरो में, ठीक है, ये बनता है हमारे बोन मैरो, स्पेशली कहाँ पर, हमारे रेड बोन मैरो में, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स का है हमारे डब्ल्यूबीसी का पार्ट, इसका मतलब ये कब बनता है, ल्यूकोपोइसिस के दौरान बनता है, ठीक है। कब बनता है, जब ल्यूकोपोइसिस होती है। ल्यूकोपोइसिस किसका पार्ट बेटा, हीमोपोइसिस का। हीमोपोइसिस का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड का, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, जिसमें आरबीसी के फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, और प्लेटलेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। ये बात आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए ये जो लिम्फोसाइट्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपका, ये आपका बोन है, ये आपका बोन है। बोन के अंदर मौजूद क्या है, बोन मैरो, यहाँ पर बोन मैरो, ठीक है। इसके अंदर हो रहा है ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस में स्पेशली क्या बन रहा है बेटा,
हम देख रहे हैं बन रहा है लिम्फोसाइट। साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट इज बोन मैरो, याद रखिए। अब एक तरफ आप देखे हो कि एक ग्लैंड होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जो है थाइमस ग्लैंड, मान लेते हैं ये थाइमस ग्लैंड। क्योंकि थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थाइमोसिन। ओवरऑल पूरी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, स्पेशली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इसका ज्यादा रोल होता है, आपने पढ़ा था। तो जो लिम्फोसाइट, ध्यान से सुनिएगा, जो लिम्फोसाइट बनने के बाद और मैच्योरेशन के लिए आपके बोन मैरो में ही रह पाती है, ठीक है, समझना। तो उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं उसको हम, बी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में मैच्योर होती है, फंक्शनल होती है, वो कौन सी है, बी लिम्फोसाइट है। और जो लिम्फोसाइट आपकी थाइमस ग्लैंड में जाकर के मैच्योर होती है, उस लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं, टी स्टैंड फॉर द थाइमस, उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। बात समझ में आई। अब एक और हमारे पास इम्यूनोजेनिक जो है ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा लिम्फ ग्लैंड, या इसको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ये लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये दो लिम्फोइड ऑर्गन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, जरा लिख लीजिएगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है हमारे, बोन मैरो, और दूसरा है आपका थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड ये जो होती हैं हमारी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है कि हमारा जो लिम्फोसाइट है, हमारा लिम्फोसाइट गेट्स डिफरेंशिएटेड, यानी अपने आप में बदलाव लाता है, इनटू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। देखो बोन मैरो में क्या हुआ था, बोन मैरो में हमारा लिम्फोसाइट बन रहा था, ध्यान से समझना, लिम्फोसाइट बना था। और अभी ये जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट बना हुआ है इनिशियल तौर पे, अभी ये लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं हुआ है कि इसको हम टी लिम्फोसाइट कहेंगे या बी लिम्फोसाइट कहेंगे। लेकिन वहीं पे जब जो लिम्फोसाइट बोन मैरो इटसेल्फ में अपने आप को डिफरेंशिएट करके अलग टाइप का बना लिया, तो बी लिम्फोसाइट हम उसको बोलेंगे। लेकिन जो लिम्फोसाइट अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए किधर माइग्रेट कर गया,
थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट कर गया तो वहां पर हम उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, टी लिम्फोसाइट कहना शुरू कर देते हैं। और ये जो होता है ये थाइमोसिन नाम के हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे होते हैं जो वो होते हैं जो लिम्फोसाइट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। यानी कि ये जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं बेसिकली, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर बोन मैरो और हमारा थाइमस जो है ये आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, अब क्या होता है आफ्टर मैच्यूरेशन, ध्यान से सुनना इस बात को। आफ्टर मैच्यूरेशन, जब मैच्यूरेशन हो चुका होता है तो आफ्टर मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन होने के बाद, आफ्टर मैच्यूरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट। अब क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या करते हैं बेटा, माइग्रेट करते हैं। ठीक है, माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जरा सा फटाफट इसका नाम बताइए हमको। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 पे आता है हमारा स्प्लीन, हमारे स्प्लीन। ठीक है, हमारा लिम्फ नोड्स, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाने वाला पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस। ठीक है, पियर्स पैचेस के बाद बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो आपका अपेंडिक्स होता है, वेरी लिटिल, इसीलिए अपेंडिक्स को अगर हम निकाल भी देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर। ठीक है, कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है बेटे, तो स्प्लीन आप जानते हैं किधर होता है स्प्लीन, हमारा स्प्लीन बिल्कुल यहाँ पर होता है, जैसे ये हमारा स्टमक है, ये स्टमक है, स्टमक के ठीक यहाँ पर समवॉट किडनी शेप का होता है थोड़ा सा, यहाँ पर होता है हमारा स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन होता है। ठीक है, और ये पीएच पैचेस कहाँ पर पाए जाते हैं बेटे, हमारे पीएच पैचेस पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो आप बताओगे कि सर ये मैच्यूरेशन होने के बाद, जो मैच्यूरेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, बोन मैरो में हुआ था या थाइमस में हुआ था। आपने कहा कि मैच्यूरेशन होने के बाद ये लिम्फोसाइट जो है माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, पियर्स पैचेस है, अपेंडिक्स है। तो यहाँ पर माइग्रेट करने के बाद करते क्या है ये, सवाल तो ये उठता है ना कि ये करते क्या है वहां पर जाने के बाद। तो इसका इसका जवाब हम आपको देते हैं कि द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ऐसे लिखिएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन provide provide sites for interaction, site for interaction of lymphocytes with the antigen, with the antigen and become became effector cells, and became effector cells.
ठीक है, ये कर लीजिए। चलो, हो गया ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा बेटा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एंटीजन trapped by antigens trapped by lymph nodes, trapped by the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes present there, ठीक है, and causes immune response। बिल्कुल ठीक वैसे ही आपका घर है, ये आपका घर है, ये क्या है आपका घर, ठीक है। इस घर में चोरों से बचने के लिए आपने क्या रखा हुआ है, आपने लाठी रखी हुई है, डंडे रखे हुए हैं, आपने गन रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है चोरों से बचने। तो ये जो लाठी है, गन है, ये सब क्या है, आपके वेपन, आपके क्या है, वेपन। मतलब कि ये आपके लिम्फोसाइट, ये क्या है, लिम्फोसाइट। और ये दरवाजे, खिड़कियां, ये सब क्या है आपके, ये आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जैसे आपके आर्मपिट पर, यहाँ पर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। आपका टॉन्सिल हो गया, आप देखते हो आपका जो वॉल्डियरिंग है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने क्लियर स्पेसेस देखा है, अपेंडिक्स देखी, स्प्लीन देखा, ये सब क्या है, हमारे लिम्फोइड ऑर्गन। तो इन लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास क्या होता है बेटा, लिम्फोसाइट मौजूद होता है। और जैसे ही कोई एंटीजन या कोई पैथोजन इन्हीं लिम्फ नोड से क्या होता है, इन्हीं लिम्फ नोड द्वारा क्या होता है, ट्रैप किया जाता है। जैसे ये ट्रैप करते हैं, वैसे ही इनके अंदर मौजूद जो लिम्फोसाइट होते हैं वो तुरंत जो है क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देते हैं, और जो भी हमारा पैथोजन होता है उसको हम किल कर देते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे इस घर के अंदर अगर कोई चोर घुसने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे, या तो लाठी से उसको मार के भगाओगे, या तो उसको गोली मार दोगे, मर जाएगा। दो काम करोगे, इस चोर को भगाने के लिए आप क्या करोगे, या तो उसको मार मार के हम मरा कर देंगे, किसी काम का नहीं रहेगा, या तो बंदूक उठा गोली मार के मर जाए, ये काम है। ठीक वैसे ही, हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा लिम्फोसाइट है, जो कि पहले से ही हमारे लिम्फ नोड्स में मौजूद है। जब भी कभी कोई हमारा एंटीजन या हमारा कोई पैथोजन इसके थ्रू बेटा यहाँ पर ट्रैप किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेस किया जाता है लिम्फ नोड्स के जरिए,
तो क्या करेगा, हमारा जो लिम्फोसाइट वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेगा और एंटीजन को किल कर देगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर इज लिम्फोइड टिश्यू। आपको मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी पढ़ाया था ये बात। लिम्फोइड टिश्यू present within lining of major tract। क्या होते हैं मेजर ट्रैक्ट? और ये मेजर ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? जैसे रेस्पिरेशन वाला ट्रैक्ट हो गया, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, और आपका कौन सा ट्रैक्ट हो गया बेटा? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। तो इन सब ट्रैक्ट में लिम्फोइड टिश्यू की क्या होती है बेटा? लाइनिंग होती है। और एक बात आपको बहुत अच्छे से याद है, पता है, ध्यान दीजिए कि जो इनसाइड द बॉडी जो ट्रैक्ट होता है वो होता है हॉलो। वो कैसा होता है? हॉलो। ये हॉलो ट्रैक्ट जो होता है इनर लाइनिंग पर किससे कवर्ड होता है बेटा? ये एपिथेलियम से कवर्ड होता है। किस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है? और यही एपिथेलियम की लाइनिंग का मॉडिफिकेशन किसमें होता है बेटा? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसीलिए इस ट्रैक्ट में जो लिम्फोइड टिश्यूज मौजूद होते हैं, यहाँ पर जो लिम्फोइड टिश्यूज मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं माल्ट। क्या कहते हैं? माल्ट। जो 50% बनाता है लिम्फोइड टिश्यू का, बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसको हम बोलते हैं म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इसको बोलते हैं माल्ट। ठीक है, एंड दिस माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स, ये नीट का क्वेश्चन है, आ चुका है, 2017 में भी आया था और आपके 2019 में भी आया था। माल्ट मेक द 50% ऑफ द lymphoid tissue। lymphoid tissue in our body। ठीक है, लिख लीजिए। तो सब सो रहे हो क्या भाई? कोई कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है आज? शेफाली, मोहिनी, अंकुश ने, हाँ हाँ, गौरांगी, हरी, कैमरा ऑन करो अपना फटाफट जल्दी। पता ही चल रहा है हम बोल रहे हो तुम लोग सो रहे हो। गौरांगी तो जग रही है। क्या भाई हरी, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा है? मोहिनी ने भी ऑन कर लिया, वेरी गुड। अंकुश, कितने सालों बाद आ रहे हो बेटा क्लास करने? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर। क्या हुआ? सर फीवर है मेरे को बहुत। बेटा इलाज करो अच्छे से। देखो हमको कोरोना हुआ था, हम ठीक हो गए। हमको हमको हरित ने काफी दवाएं बताई और हरित ने काफी दवाएं भी दी हमको, इसी वजह से हम ठीक हुए हैं। चलो ये हो गया, काम हो गया इसका। चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए देखो लाला,
ध्यान से बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो, तुम सब जग रहे हो ना, बंद कर लो कैमरा, अपनी शक्ल मत दिखाओ। देखो ये है तुम्हारा बोन मैरो, ये है तुम्हारा बोन मैरो। एक फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं। बोन मैरो के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। इस स्टेम सेल्स को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल। ठीक है, इस लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल से एक तो बनेगा टी सेल्स, जो कहाँ बनेगा बेटा? थाइमस में। कहाँ बनेगा? थाइमस। और स्टेम सेल प्रिकर्सर सेल से क्या बनेगा एक और, उसका नाम होगा बी सेल। जो कहाँ पर बनेगा? बोन मैरो में ही बनेगा। ये यहाँ यहीं पर बनता है, बोन मैरो में ही बनता है। ठीक है, अब ये जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं थाइमस में 4 अलग अलग टाइप की सेल्स में। ठीक है, एक सेल्स को हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। ठीक है, मेमोरी टी सेल्स। दूसरी सेल्स आपकी होती है सप्रेसर टी सेल्स। और तीसरी जो सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं किलर टी सेल्स, या इसी को हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, ये टी के सेल्स इसको हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सप्रेसर टी सेल्स, इसको हम बोलते हैं मेमोरी टी सेल्स। और चौथी सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स, इसको हम बोलते हैं टी और स्मॉल एच, ये हेल्पर टी सेल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ये है कौन, किलर टी सेल्स जो है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये जो किलर टी सेल्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तो और खास बात यहाँ पर क्या है? खास बात ये है कि आपका ये जो किलर टी सेल्स है ना बेटा, किलर टी सेल्स ये सिक्रीट करता है दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को, दो इम्पोर्टेंट केमिकल्स को ये सिक्रीट करता है, नंबर 1 और नंबर 2, जो इम्यून सिस्टम में बड़े ही जबरदस्त रोल प्ले करते हैं। ये सिक्रीट करता है, एक प्रोडक्ट का नाम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोटॉक्सिन। एक का नाम है लिम्फोटॉक्सिन और दूसरे का नाम होता है परफोरिन। मैंने बताया है परफोरिन क्या करेगा, बैक्टीरिया या पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को ये पूरी तरीके से होल्ड कर देगा, बना देगा, और आसपास का जो वाटर है, फ्लूइड है, उसके अंदर आ जाएगा और फिर वो बस्ट कर जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है कि ये जो हमारा हेल्पर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स जो हमारा है ये वाला, ये हेल्पर टी सेल्स क्या करता है मालूम है? ये हेल्पर टी सेल्स जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब इसको पॉजिटिव स्टिमुलस देता है। ठीक है, और हेल्पर टी सेल्स जो होता है, ये हेल्पर टी सेल्स एक स्पेशल टाइप के केमिकल का सिक्रीशन करता है, ये भी सिक्रीट करता है। और इधर क्या ये सिक्रीट कर रहा है? कौन सा? किलर टी सेल सिक्रीट कर रहा है क्या? लिम्फोटॉक्सिन और परफोरिन। और हेल्पर टी सेल क्या सिक्रीट कर रहा है बेटा? जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि साइटोकाइनिन बैरियर जो होते हैं, साइटोकाइंस यही होते हैं। इन्हीं साइटोकाइंस को हम कहते हैं क्या क्यूमुलेटिव तौर पर? ये होते हैं आपके इंटरल्यूकिन्स होते हैं, या कहते हैं हम इनको लिम्फोकाइंस। ठीक है भाई,
ये हमारे लिम्फोकाइंस होते हैं या इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ठीक। ये इंटरल्यूकिन्स हुए या लिम्फोकाइंस हुए, ये बात आप समझिए। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, वो ये है कि आपका ये जो है हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करता है, आपके बी सेल्स को, आपके बी सेल्स को आपके बी सेल्स को ये पॉजिटिव रिस्पांस देता है, पॉजिटिव स्टिमुलस देता है, ठीक है। ये मतलब ये इसको हेल्प करता है पॉजिटिवली, इसको ये हेल्प करेगा। और बी सेल्स हमारी जो हैं, जो हमारी बी सेल्स हैं, ये बी सेल्स क्या बनाना शुरू करेंगी, ध्यान दीजिए इधर। बी सेल्स हमारा बनाना शुरू करेंगी जिसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मोब्लास्ट सेल। इसको हम कहेंगे प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स, ये बनाएंगी। और ये प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स दो सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगी। एक तो होंगी आपकी मेमोरी बी सेल्स, देखिए दो मेमोरी सेल्स बनती है, एक मेमोरी टी सेल्स बनती है और एक कौन सी सेल्स बन रही है, मेमोरी बी सेल्स बन रही है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल। क्या बनाएंगी, प्लाज्मा सेल। यही प्लाज्मा सेल्स आगे चल करके बनाती हैं आपकी एंटीबॉडी। क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे। ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे। कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी एंटीबॉडी बताइए, याद कर लेना इसको। निमोनिक्स है, गम दे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, हाँ पांच ही तो होती हैं, पांच ही तो होती हैं भाई। कौन कौन सा, जी ए एल टी और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये पांच होते हैं, ठीक है। और ये पांचों मिल करके क्या बनाएंगे, ये पांचों मिल करके बनाएंगे आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये बनाएंगे आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इस ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ बेटे। ये बता सभी बच्चों को हमारी आवाज अच्छे से क्लियरली आ रही है ना।
हो गया सबका? गौरांगी हो गया? Yes, sir. हम लोग अब आ जाते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम पर, जो सेलुलर इम्यूनिटी, CMI, CMI भी कह सकते हैं, CMIS भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जैसे को हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये जो इम्यून सिस्टम है हमारा, ये टी सेल से कंसर्न होता है और ये पूरे इम्यून सिस्टम का अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% बनाता है। पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो टी सेल्स हमारे होते हैं, ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 टाइप के टी सेल्स होते हैं, है ना। 4 टाइप के टी सेल्स हमने आपको बताया। कौन कौन सा? एक तो हमने बताया आपका हेल्पर टी सेल्स, दूसरा हमने बताया आपका किलर टी सेल्स, तीसरा हमने बताया सप्रेसर टी सेल्स, और फिर हमने क्या बताया? मेमोरी टी सेल्स। ये 4 टाइप के सेल्स हमने आपको बताया, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए कि when pathogen enters inside the body, when pathogen enters inside the body, then pathogen interacts with macrophage, ठीक है, macrophage, and activates helper T cells by releasing cytokines और interleukins। ये तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आपको क्या करिएगा बेटा, जितने भी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स, ये सारे सेल्स के फंक्शन और जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ए टोप क्या होता है, एपी टोप क्या होता है, ठीक है, पैराटोप क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आप लोग कल पढ़ कर आइएगा अपनी एनसीईआरटी से। एंटीबॉडीज का फंक्शन हम आपको बताएं क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हर एक चीज के बारे में हम आपको डिटेल में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, कल इम्यून सिस्टम आपका हम फिनिश कर देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि एड्स क्या होता है, कैंसर क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, एंड क्या होता है वो, क्या नाम है उसका, क्या बताने वाले थे, एमएचसी वगैरह क्या होता है, एचएलएस सिस्टम क्या होता है, ये सब हम आपको कल बताएंगे डिटेल, ठीक है। तो बेटा नागा मत करना, गोला मत मारना,
क्योंकि गोला मारने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, हमारा क्या है, हमारा तो कोई नुकसान उसमें नहीं है।